24 का सिंहासन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार वाराणसी से पर्चा दाखिल किया। नामांकन से पहले पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल पहले मैंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। तभी तो 10 साल बीत गए। नामांकन दाखिल करने के बाद पहली प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने देश के लोगों के लिए प्रार्थना की है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के 4 स्थानीय नागरिक प्रस्तावक बने। इनमें पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर का नाम शामिल है। जब पीएम मोदी कलेक्ट्रेट ऑफिस में नामांकन करने पहुंचे तो उनके बगल में शास्त्री को बैठे देखा गया। गणेश्वर शास्त्री ने जनवरी में अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त निकाला था। और इसके साथ ही पीएम मोदी के नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, लोजपा प्रमुख चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सहित कई लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि नामांकन के समय 18 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री, 11 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत 40 वीआईपी मौजूद रहे। नॉमिनेशन से पहले पीएम सुबह दशाश्वमेध घाट पहुंचे। गंगा सप्तमी के मौके पर मां गंगा की पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी वाराणसी के मशहूर काल भैरव में पूजा अर्चना की और कलेक्ट्रेट पहुंचकर नॉमिनेशन किया। तो पीएम मोदी ने आज नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। 4 अप्रैल 2014 और 26 अप्रैल 2019, वहीं 14 मई 2024 की आज वो तारीख है और तीसरी बार वो वाराणसी से नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। पहला नॉमिनेशन 4 अप्रैल 2014 में किया, वहीं दूसरा नॉमिनेशन 26 अप्रैल 2019 में किया और यहां से जीते। और आज 14 मई 2024 को तीसरी बार बनारस से पर्चा भर रहे हैं पीएम मोदी और यहां पर आज उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। तो वाराणसी से तीसरी बार नॉमिनेशन किया है और जनता का प्यार जिस तरह से मिल रहा है, कल रोड शो में ये देखने को मिला। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस से नॉमिनेशन फाइल किया है। प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा टर्म है और ऐसे में पीएम मोदी ने बनारस से नॉमिनेशन फाइल किया है। और वहीं आपको 10 तस्वीरों में दिखाते हैं किस तरह से नामांकन से पहले पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की, गंगा स्नान किया। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉमिनेशन फाइल करने से पहले गंगा सप्तमी के मौके पर दशाश्वमेध घाट पर पूजन किया। मां गंगा को नमन करते हुए वो दिखाई दिए। उसके बाद मां गंगा की पूजा की। उसके बाद क्रूज की सवारी की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और ये वो तस्वीरें हैं। आपको बता दें, काल भैरव मंदिर के निरीक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं। तो काल भैरव के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ सीएम योगी। वहीं बात करें वाराणसी में जिस तरह से उनका ये लगाव है, उसे साफ शब्दों में ये तस्वीरें बयां कर सकती हैं। लोगों में किस तरह का उत्साह है वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पर्चा भरा है। तो ये तस्वीरें जब पीएम मोदी ये पर्चा भर रहे थे उस दौरान कई सीएम और मंत्री भी शामिल रहे। और वहीं हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी कंगना रनौत ने नामांकन दाखिल किया है। कंगना रनौत ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर पर्चा दाखिल किया। इस दौरान हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। इससे पहले कंगना रनौत रोड शो भी करने पहुंची थी और इस सीट पर कंगना का मुकाबला कांग्रेस के विक्रम आदित्य सिंह से है। कंगना रनौत ने नामांकन करने से पहले कहा कि हमारा सौभाग्य है कि पीएम मोदी बड़ी काशी से नामांकन दाखिल कर रहे हैं और मैं छोटी काशी से। ये हिंदुस्तान का भी सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि मुझे कई बार नामांकन दाखिल करने का अवसर मिले। कंगना ने कहा कि मंडी के लोग बेहद उत्साहित हैं, इनका स्नेह मुझे यहां ले आया है।
पार्टी में ही सब बहुत उत्साहित है और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की और गर्व की बात है कि हमारी जो मंडी की बेटी है, मुझे जो है वो मौका मिला है प्रत्याशी के रूप में भाजपा से। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि लोग बहुत ही उत्साहित हैं और एक त्योहार की तरह यहाँ पर जो है माहौल बना है। और वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज नॉमिनेशन किया है और इस दौरान 4 प्रस्तावक भी उनके साथ मौजूद रहे। इन 4 प्रस्तावकों में पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर का नाम शामिल है। तो पीएम मोदी ने आज नॉमिनेशन फाइल किया है, उनके साथ 4 प्रस्तावक रहे और कहा जाता है कि बिना प्रस्तावकों के नॉमिनेशन फाइल नहीं हो सकता है। पंडित गणेश्वर शास्त्री ने ही अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। वहीं बैजनाथ पटेल की बात करें तो वो ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता भी रहे हैं। वहीं लालचंद कुशवाहा की अगर हम बात करते हैं तो ये भी ओबीसी समाज से आते हैं और पार्टी के लिए काफी काम इन्होंने किया है। तो ये 4 प्रस्तावक जब पीएम मोदी अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे उस दौरान उनके साथ रहे। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान चरम पर है। सभी दलों के नेता अपनी पार्टी के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए उनके समर्थन में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं और इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बनगांव में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने रैली में मौजूद लोगों से बीजेपी उम्मीदवार शांतनु ठाकुर को जिताने की अपील की है और इस दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि 4 चरणों के चुनाव में बीजेपी ने बढ़त हासिल कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मतुआ समुदाय के लोगों को चुनाव की नागरिकता देने की भी बात कही है। मुझे बनारस से आने में देर हो गई है। मैं आज बंगाल के लोगों को, बनगांव के लोगों को कहने आया हूं, 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 80 सीटों का चुनाव पूरा हो, 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं कि 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। बनगांव वालों बताओ, 400 पार कराओगे क्या? जोर से बोलो, कराओगे क्या? बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जिताओगे क्या? भाइयों बहनों, अगर आप 30 सीट जिताते हैं तो मैं मेरे मतवा समाज वालों को कहने आया हूं, हर एक को घर घर जाकर हमारा शांतनु ठाकुर सीएए से नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी। इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर सभी की निगाहें हैं। वो सीटें अमेठी और रायबरेली की हैं। रायबरेली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ अमेठी में कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए कांग्रेसी नेता खूब पसीना बहा रहे हैं और इसी क्रम में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी में चुनाव प्रचार किया। वहीं इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के वक्त कुछ भी कह देती है और बाद में उसे जुमला साबित कर देती है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर चुनाव के दौरान लोगों को धार्मिक आधार पर भड़काने का भी आरोप लगाया। तो प्रियंका गांधी ने अमेठी में प्रचार किया था और इस दौरान बीजेपी पर वो जमकर बरसती हुई दिखाई दी। तो कांग्रेस का चुनावी अभियान तेज होता हुआ दिख रहा है। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वो चुनाव प्रचार करने के लिए यहां पर पहुंची थी, लोगों के बीच पहुंची और बीजेपी को भी उन्होंने जमकर घेरा है। तो जिस तरह से अभियान तेज हुआ है, ऐसे में लोगों से वोट की अपील करती हुई नजर आई कांग्रेस प्रत्याशी के लिए। अमेठी हालांकि कांग्रेस का गढ़ रहा है। चुनाव के समय आके आपको कुछ भी बोल देंगे, कह देंगे कि आपके खातों में 15 लाख रुपए डाल रहे हैं। चुनाव के बाद नहीं होता, कहते कि वो तो चुनाव के लिए जुमला था। वो कहाँ बोला था हमने?
क्योंकि उनको ये एहसास हो गया है कि उनको आपसे वोट लेने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। चुनाव के समय आएंगे, आपको बता देंगे धर्म संकट में है, आपके घरों में आते हैं, दुर्दुलिया करा देते हैं, कहते हैं कि वचन लो भगवान के नाम कि भाजपा को वोट दोगे। अरे क्यों ले भगवान के नाम वचन कि आप किसी को वोट देंगे? भगवान क्या चाहते हैं? भगवान तो आपकी भलाई चाहते हैं, चाहते कि आप फूलो फलो। भगवान चाहते कि आप सच्चाई से जियो, ईमानदारी से काम करो। अब भगवान थोड़ी ना एक पक्ष या दूसरे पक्ष राजनीतिक दलों का लेंगे। तो भगवान के नाम पे क्यों शपथ दिलवाया जा रहा है आपसे? क्योंकि काम नहीं किया। मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे तो 10 साल की उम्र से मैंने यहाँ पे प्रचार किया उनके लिए। जब मैं पूछती थी कि क्या प्रचार करूं, क्या बोलूं जनता को, तो ये नहीं कहते थे कि जनता को फुसला दो, गुमराह कर दो, डरा दो, बोल दो कि भाई तुम्हारा धर्म संकट में है, ये सब बाकी पार्टियां सारी धर्म विरोधी हैं। ये नहीं कहते थे। कहते थे जनता को जाके समझाओ कि हमने कितना काम किया है और हम अगर रहे सांसद तो हम उस पूरे जितने भी अधूरे काम है उनको पूरा कर पाएंगे। बीजेपी ने अमेठी लोकसभा सीट में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी ने 2 चुनावी रैली की। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर पुरजोर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कोरोना काल में वैक्सीन का विरोध किया, लेकिन वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने पीएम मोदी की अगुवाई में 9 महीने में 2 वैक्सीन डेवलप किए और 100 से ज्यादा देशों की मदद की है। उन्होंने कहा कि भारत आज मांगने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया को मदद मुहैया कराने वाला देश के तौर पर जाना जाता है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी जी ने 10 साल में दिखा दिया कि काशी कैसी होनी चाहिए। योगी ने आगे कहा कि एक पीएम मोदी हैं जिन्होंने देश के विकास पर अग्रसर हुआ, और जबकि अमेठी ने पीएम चुना है और उन्होंने अमेठी को जिला मुख्यालय तक नहीं दिया। आज उत्तर प्रदेश में ही रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट का जो कार्यक्रम चल रहा है वो भी पूरा किया जा रहा है। अपने प्रदेश में 5 मेट्रो स्टेशन और मेट्रो ट्रेन चल रही हैं, उसका भी विकास किया जा रहा है। और अगर मैं अमेठी की बात करूं तो मुझे खुशी है कि 11,000 मैट्रिक टन के फर्टिलाइजर के स्टोरेज के पिछले 5 साल में 5 गोडाउन बन करके तैयार हुए। 5 गोडाउन। यह है आज विकास की कहानी। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि विकास के दृष्टि से आज उत्तर प्रदेश में ही रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट का जो कार्यक्रम चल रहा है वो भी पूरा किया जा रहा है। अपने प्रदेश में 5 मेट्रो स्टेशन और मेट्रो ट्रेन चल रही हैं, उसका भी विकास किया जा रहा है। और अगर मैं अमेठी समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ के नौजवानों के हाथों में तमंचे पकड़वाते थे, हमने यहाँ के नौजवानों के हाथों में टैबलेट दिया है, टैबलेट। और देश की सुरक्षा के लिए आपके जिले को क्लास्कोप श्रेणी की AK-203 राइफल दे करके आज भारत के जवानों के हाथों में जब ये राइफल होती है तो पाकिस्तान भी थर्राता है, दुश्मन भी थर्राता है। अच्छी राइफल। और वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने चंडीगढ़ लोकसभा सीट से नामांकन का दाखिल किया है। नामांकन से पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के SPI लोकल हेड ऑफिस के सामने के ग्राउंड में इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर पदयात्रा की। बड़ी संख्या में कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए साथ चल रहे थे। नॉमिनेशन के बाद मनीष तिवारी ने कहा कि मैंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि 4 जून को देश में एक नई सुबह होगी। चंडीगढ़ की भागीदारी उस नई सुबह में जरूर होगी। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने नामांकन दाखिल किया है और उससे पहले उन्होंने जनता के बीच पहुंचकर तमाम वादे किए।
और बीजेपी को निशाने पर लिया। मीडिया के सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप आज इतनी बड़ी गिनती में हमारे नामांकन में शामिल होने आए हैं। हम आप ही की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपको सीधे चलते चंडीगढ़ सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सड़क से लेकर हवाई अड्डे तक, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय के क्षेत्र से लेकर एम्स के क्षेत्र में अनेक ऐसे संस्थान आज बहुत बड़े स्तर पर आज उनका निर्माण कार्य हो रहा है, जिनके बारे में कोई सोचता भी नहीं था। वो सारे के सारे काम आज भारत के अंदर संपन्न हो रहे हैं। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन के क्षेत्र में एक बड़ा हब बन रहा है, बहुत बड़ा सेंटर बनते जा रहा है, जिससे रोजगार बढ़ने के साथ साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था भी तेजी से आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि अभी संजय टंडन जी बोल रहे थे, भाइयों बहनों, हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती थी। मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण से, आज हर प्रकार के इन्वेस्टमेंट के बूम के कारण से, एक अच्छी सरकार चलने के कारण से, एक मजबूत सरकार, एक दूरदर्शी सरकार, एक विजनरी लीडरशिप होने के कारण से हमने उन अंग्रेजों को पछाड़ दिया, उस इंग्लैंड को पछाड़कर हम 5वें नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। भाइयों बहनों, ये मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। आज भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहा है। आज एक ठेले वाला हो, एक चाय वाला हो, वो भी आज यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करता है। पहले भारत दूसरे देशों से रक्षा उपकरण खरीदता था, लेकिन अब हजारों करोड़ के रक्षा के उपकरण और हथियार दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने का काम आज भारत की सरकार करती है। वहीं दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक सम्मेलन G20 का सम्मेलन भारत के अंदर आयोजित होता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उसका नेतृत्व करते हैं और इसके माध्यम से भारत आज दुनिया में एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में हर गरीब के लिए काम किया है। अभी संजय टंडन जी बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। कमजोर व्यक्ति के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं देश के अंदर लागू हुई है। अनेक योजनाएं, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, गरीब कल्याण अन्न योजना है, जन धन योजना है, किसान समृद्धि योजना है, किसान सम्मान निधि है। ऐसे अनेक ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, अनेक योजनाएं आज देश के अंदर चलाई जा रही हैं। इज्जत घर इतने बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं। हर घर से नल की जल जीवन की जो योजना है, हर व्यक्ति के घर तक पानी पहुंचाने का काम कर रही है। और इन योजनाओं के जरिए आज 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और ऐतिहासिक निर्णय भी लिए गए हैं। अभी टंडन जी ने बताया कि धारा 370 समाप्त हो गई, सीएए का कानून देश के अंदर लागू हो गया, 3 तलाक का जो कुप्रथा थी, उस 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति मिलाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। इसके साथ साथ हम सब जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और पूरे राम भक्त और राष्ट्र भक्त 5 वर्षों के लंबे संघर्ष में, जिसमें आपने देखा होगा अनेक कारसेवकों ने अपने जीवन का अर्पण कर दिया, भाइयों बहनों, अपने संघर्ष से अपना बलिदान कर दिया, अपनी शहादत दे दी, अपनी जवानी लगा दी, अपनी जिंदगानी लगा दी, लेकिन राम मंदिर बनने का काम पूरा नहीं हुआ। राम मंदिर बनने का भी सपना जो हम सब की इच्छा थी, राम भक्तों की, राष्ट्र भक्तों की, उस सपने को भी पूरा करने का काम किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भव्य भगवान का राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया और मंदिर ही नहीं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी वहां पर हो गई। भाइयों बहनों, यहाँ बड़ी संख्या में ये चंडीगढ़ में हमारे सिख समाज के लोग भी। और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश इन दिनों ओडिशा में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भुवनेश्वर में जयराम ने बीजेपी और बीजेडी पर जोरदार हमला बोला। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी और बीजेडी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ओडिशा में असली लड़ाई कांग्रेस और बीजेडी के बीच है। चुप्पी, एक ही गारंटी है यहाँ के मुख्यमंत्री का, वो है चुप्पी। वो बोलते तो कुछ है नहीं, और दिल्ली में तो पूरा समर्थन देते हैं बीजेपी को, और यहाँ ऐसा दिखाते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं। असली बात तो ये है कि बीजेपी और बीजेडी एक मिलीभगत है। ये तो अनौपचारिक तौर से ये गठबंधन है इनका, और ये सब दिखावा है। ये सब एक माहौल पैदा करते हैं कि हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ है। अरे बीजेडी ने एक बीजेपी सांसद को जितवाया और वो मंत्री बने नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में। ये कैसे हो सकता है? नवीन की गारंटी। झारखंड के कोडरमा में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेसी कोटे के मंत्री के स्टाफ के घर से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस के सांसद और मंत्री शाही परिवार के इशारे पर ही भ्रष्टाचार करते हैं। सबसे अच्छी राइफल है जो रसिया के साथ मिलकर के भारत बना रहा है। यह अभी अमेठी में मोदी जी ने लगा करके उसका उद्घाटन भी किया। इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग यहां के नौजवानों के हाथों में तमंचे पकड़वाते थे। हमने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट दिया है, टैबलेट, और देश की सुरक्षा के लिए आपके जिले को क्लास्कोप श्रेणी की AK-203 राइफल दे करके आज भारत के जवानों के हाथों में जब ये राइफल होती है तो पाकिस्तान भी थर्राता है, दुश्मन भी थर्राता है। अच्छी राइफल AK-203 क्लास्कोप की ये जो राइफल है दुनिया की अब की सबसे अच्छी राइफल है जो रसिया के साथ मिलकर के भारत बना रहा है। यह अभी अमेठी में मोदी जी ने लगा करके उसका उद्घाटन भी किया। इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग यहां के नौजवानों के हाथों में तमंचे पकड़वाते थे। हमने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट दिया है, टैबलेट, और देश की सुरक्षा के लिए आपके जिले को क्लास्कोप श्रेणी की AK-203 राइफल दे करके आज भारत के जवानों के हाथों में जब ये राइफल होती है तो पाकिस्तान भी थर्राता है, दुश्मन भी थर्राता है। अच्छी राइफल। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है, सियासी घमासान भी बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है वो सरकार बनाने का सपना संजोए बैठा है। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि बीजेपी को 150 से 180 सीटें ही मिलेंगी। प्रत्याशी खड़े करने के लिए, जिनके पास खुद के प्रत्याशी खड़े करने के लिए आदमी नहीं मिल रहा, वो सरकार बनाने का सपना कैसे देगा? जिनके पास खुद के प्रत्याशी खड़े करने के लिए आदमी नहीं मिल रहा, वो सरकार बनाने का सपना कैसे देगा? जिनके पास खुद के प्रत्याशी खड़े करने के लिए आदमी। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बीजेपी पर जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी के लोगों में बेहद गुस्सा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हरियाणा के साथ राजस्थान, यूपी, पंजाब, बिहार और दिल्ली में करारी हार मिल रही है। केजरीवाल ने दावा किया कि भले ही एनडीए 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 230 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। गारंटी है। इंडिया गठबंधन के साथियों से मैंने पूछा नहीं है, लेकिन मैं उनको मना के पूरी कराऊंगा। पहली गारंटी, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दूंगा। दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, करना आता है।
गरीबों के लिए फ्री बिजली का इंतजाम कर दूंगा। दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, करना आता है आपके लिए भी कर दूंगा, पूरे देश में कर दूंगा। दूसरी गारंटी, गांव-गांव में शानदार सरकारी स्कूल बना दूंगा पूरे देश के अंदर। पूरे देश में ये जो मैं कह रहा हूं, ये काम 75 साल पहले 1950 में हो जाना चाहिए था। सबसे पहला काम आजादी के बाद ये होना चाहिए था, गांव-गांव के अंदर अच्छे स्कूल खोलने चाहिए। वो गलती हो गई, कोई नहीं, हम पूरी करेंगे। गांव-गांव के अंदर शानदार सरकारी स्कूल बनाऊंगा, ऐसे स्कूल बनाऊंगा आप अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में भर्ती करा दो। तीसरी चीज, इस देश में जो बच्चा पैदा होगा उसका अच्छी और फ्री शिक्षा उसका अधिकार होगा, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा। तीसरी चीज, गांव-गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा। हर जिले के अंदर शानदार सरकारी सिविल हॉस्पिटल बनाएंगे, एयर कंडीशन, फैक्स और मैक्स और फोर्टिस से भी, अपोलो से भी ज्यादा अच्छे अस्पताल बनाएंगे सरकारी। और इस देश में पैदा होने वाले हर नागरिक का सारा इलाज मुफ्त करेंगे। दवाइयां, ऑपरेशन, कोई बीमारी हो जाए सारा इलाज मुफ्त होगा। इंश्योरेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये असली राष्ट्र निर्माण है, ये असली राष्ट्र निर्माण है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ओडिशा में विपक्ष पर वार किया। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान यूसीसी की वकालत करता है। संविधान संपूर्ण कश्मीर को भारत के एक क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को संविधान को समझना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस धर्म आधारित आरक्षण को बढ़ावा देना चाहती है। What I have said all along, that our constitution advocates implementation of uniform civil codes. Our constitution recognizes complete Kashmir as a part of India's territory. Our constitution authorized the government of the day to work against the cow slaughter. The basic principles on which BJP is working, all they are already there in our constitution. So for BJP, it is not required to change the constitution. What I have said. यूपी के उरई में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। सपा प्रमुख ने कहा कि कन्नौज में बीजेपी की हार तय है। उन्होंने कहा कि जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है, बीजेपी का ग्राफ लगातार गिर रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों में बेहद गुस्सा है। 7वें चरण आते आते बीजेपी का सफाया हो जाएगा। तो अखिलेश यादव यहां पर दावा करते हुए नजर आए कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है और अब बीजेपी का ग्राफ लगातार गिर रहा है, 7वां चरण जैसे ही आएगा उस दौरान बीजेपी का ये ग्राफ नीचे गिर जाएगा और बीजेपी का सफाया पूरे देश से हो जाएगा। तो अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उसके बाद बीजेपी को लेकर उन्होंने जमकर निशाना साधा और ये दावा किया कि जैसे जैसे ये चरण आगे बढ़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है, बीजेपी का जो ग्राफ है वो लगातार नीचे गिर रहा है और 7वें चरण तक बीजेपी का सफाया हो जाएगा। बिजली महंगी, डीजल महंगा, यहाँ के किसानों को त्रस्त कर दिया है, दुखी कर दिया है और राशन के नाम पर धोखा। इसलिए बुंदेलखंड के लोग इनके खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। बुंदेलखंड के लोग ये पहचानते हैं कि उनका राजनीतिक दुश्मन कौन है। इस चुनाव में बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी का अहंकार को खंड 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 करके विदा कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सारण में ये कहा है कि देखिए, आपको पता होगा कि गुंडे, माफिया, अपराधी कौन है और वो लोग हैं जो नौजवानों के पेपर लीक करा रहे हैं। वो गुंडे, माफिया, अपराधी हैं जो नौजवानों के पेपर लीक करा करके पेपर लीक करने वालों को बचा रहे हैं। वो सबसे बड़े गुंडे, सबसे बड़े माफिया, सबसे बड़े लुटेरे।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी इटली और अखिलेश लंदन रवाना हो जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर दावा किया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है और इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। बंटवारे में भी समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन रही है, सफा हो रही है पूरे प्रदेश से। 2024 के चुनाव के बाद श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी जी एक इटली जाएंगे, एक लंदन जाएंगे। आप विश्वास रखना, भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है, इसलिए मैं पूरे दावे से कहता हूँ 100% वोट में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। मैं श्री हरीश द्विवेदी जी की दिल से इसलिए प्रशंसा करता हूं कि इनके जैसा अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास करने वाला सांसद बड़े भाग्य से मिलता है। और इन्होंने बीजेपी अभी तक कितनी सीटें पा रही है? भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त कर चुकी है। अब प्रचंड नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि मतदाताओं को पैसा देकर लुभाया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि वोट डालने के लिए वोटर्स को पैसे दिए जा रहे हैं। उन्होंने इसके सबूत चुनाव आयोग को देने की भी बात कही। शुक्रगुजार हूँ करें तो आम तौर पे यहाँ वोटरों की तादाद जो है और वोटरों का वोट का जो इस्तेमाल वो श्रीनगर के मुकाबले, पुलवामा के मुकाबले, शुपियाँ के मुकाबले ज़्यादा रहता है। मैं सबसे पहले तो श्रीनगर, पुलवामा, गांदरबल, शुपियाँ असेंबली हलके के लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वो बाहर आए और उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। अब मेरी यही उम्मीद होगी कि शुमाली कश्मीर में भी इसी तरह लोग बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लेके अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और अपने नुमाइंदे को दिल्ली भेजेंगे। जब कल इलेक्शन था वहाँ पे वहाँ पर्चियां पकड़ी गई। अगर इस तरह की कोई सबूत है कि पैसे देके जो है वोटरों को लालच दी जा रही है और उनको वोट डालने के लिए तैयार किया जा रहा है, तो इस सबूत को इलेक्शन कमीशन के पास हमें पेश करना होगा। मैं जो ये बात आप कर रहे हैं ये पहली बार सुन रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम हर वक्त चुनाव के लिए तैयार हैं। फारूक अब्दुल्ला ने वन नेशन वन इलेक्शन की भी वकालत की है। जबरदस्त हिंदुस्तान के लोगों में ये 37% से सिर्फ आए थे, बाकी परसेंटेज जो है उनमें जबरदस्त इस वक्त कम गुस्सा है जिस अजाब से वो गुजर रहे हैं। अल्लाह करे कि इंडियन अलायंस जो है इसको इकट्ठे कर सके और इस हुकूमत को दिल्ली में उसको गिरा सके। जबरदस्त 4 चरणों में अब तक 543 में से 381 सीटों पर चुनाव हो चुका है। 5वें चरण में 8 राज्यों के 59 सीटों पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। तो लोकसभा चुनाव 2024 के तहत 5वां चरण है और 8 राज्य हैं, वहीं 49 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर की 1 सीट, लद्दाख की 1 सीट, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, बिहार की 5 सीटें, झारखंड की 3 सीट, ओडिशा की 5 और पश्चिम बंगाल की 7 सीटें। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की 13 सीटें। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मोहनलालगंज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, कैसरगंज में 20 मई को वोटिंग होगी। लखनऊ में जहां राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 के तहत 5वां चरण 7 राज्य और 1 यूटी इसमें शामिल होगा। कुल सीटें 49 सीटें रहेंगी। और वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो हैं कौशल किशोर और ये मोहनलालगंज से हैं। वहीं सपा से चुनावी मैदान में होंगे आर के चौधरी। बसपा की तरफ से राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान
चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं लखनऊ सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी से चुनावी मैदान में राजनाथ सिंह हैं, तो सपा से रविदास मेहरोत्रा होंगे और वहीं बसपा से मोहम्मद सरवर मलिक चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा और सीटों की बात कर लेते हैं। रायबरेली सीट की बात करें तो बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह, कांग्रेस से राहुल गांधी और बसपा से ठाकुर प्रसाद होंगे। वहीं अमेठी की बात करें तो बीजेपी की कैंडिडेट स्मृति ईरानी रहेंगी और कांग्रेस से केएल शर्मा, बसपा से नन्हे सिंह चौहान होंगे। फैजाबाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट होंगे लल्लू सिंह और सपा की तरफ से उम्मीदवार अवधेश प्रसाद होंगे। वहीं बसपा की तरफ से सच्चिदानंद पांडे होंगे। जालौन सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट भानु प्रताप वर्मा रहेंगे और सपा की तरफ से दयाशंकर वर्मा, बसपा की तरफ से सुरेश चंद्र गौतम। झांसी सीट से बीजेपी के कैंडिडेट अनुराग शर्मा, सपा की तरफ से प्रदीप जैन, आदित्य और बसपा की तरफ से रवि प्रकाश कुशवाहा रहेंगे। हमीरपुर सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी से कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को मौका दिया है और सपा की तरफ से अजेंद्र सिंह राजपूत चुनावी मैदान में होंगे, तो बसपा की तरफ से निर्दोष कुमार दीक्षित चुनाव लड़ेंगे। बांदा सीट की अगर हम बात करें तो बीजेपी के कैंडिडेट आरके सिंह पटेल यहां से चुनाव लड़ेंगे, तो सपा की तरफ से शिव शंकर पटेल होंगे, तो बसपा की तरफ से मयंक द्विवेदी को मौका दिया गया है। वहीं फतेहपुर सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी की कैंडिडेट होंगी साध्वी निरंजन ज्योति, सपा की तरफ से कैंडिडेट उत्तम पटेल और बसपा की तरफ से डॉक्टर मनीष सिंह कौशाम्बी चुनावी मैदान में हैं। वहीं जिस तरह से हम कौशाम्बी की अगर बात करते हैं तो बीजेपी की तरफ से विनोद सोनकर होंगे, सपा की तरफ से पुष्पेंद्र सरोज, बसपा की तरफ से शुभ नारायण होंगे। बाराबंकी सीट की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से राजरानी रावत को मौका दिया है, सपा की तरफ से तनुज पुनिया होंगे चुनावी मैदान में और बसपा की तरफ से शिव कुमार दोहरे होंगे। गोंडा सीट पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कीर्तिवर्धन सिंह को मौका दिया है, सपा की तरफ से श्रेया वर्मा होंगी और बसपा की तरफ से सौरभ कुमार मिश्रा चुनावी मैदान में होंगे। कैसरगंज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट हैं करण भूषण सिंह और सपा की तरफ से भगत राम मिश्रा चुनावी मैदान में है, तो बसपा की तरफ से नरेंद्र पांडे को मौका दिया गया है। और यहाँ पर वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।